हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब भाई। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। हम एनडीए और सीडीएस का रिवीजन क्लास आपके लिए चला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सीडीएस और एनडीए में जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको प्रोवाइड करा रहा है आई एडवेरा। तो हम एक बार फिर से आई एडवेरा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है और खिलजी डायनेस्टी के अंत के बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 यानी 1320 से लेकर के 1413 एडी तक चलता है, यानी 93 ईयर्स तक तुगलक डायनेस्टी शासन करता है। तो बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाइए और आज का वीडियो का टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी, किसी को भी अगर ये लेक्चर देखने के बाद कोई मन में विचार उठता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार कमेंट बॉक्स में बताया कि सर आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज़ शुरू करिए। तो बेटा बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज हम शुरू करेंगे और ये हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज हम शुरू करने जाएंगे। तो तुगलक डायनेस्टी का शासन जो है वो 1320 से लेकर के और 1413 एडी तक माना जाता है। और अगर इसको हम देखें तो 93 ईयर्स तक हिंदुस्तान पर इन लोगों ने शासन किया। और 93 ईयर्स भाई बहुत ज़्यादा होता है। 93 ईयर्स कोई इतना आसान नहीं है। पूरा मतलब 100 साल में कितना बचे ही हैं और तुगलक डायनेस्टी हिंदुस्तान को रौंद रहा था। कभी दिल्ली से दौलताबाद, कभी दौलताबाद से दिल्ली। यहाँ पर जो शासक हुए उन शासकों का जरा सा नाम देख लें कि कौन कौन से फेमस किंग हुए थे। एक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। दूसरे का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो ये तीन राजा थे और इन तीन राजाओं का अगर कार्यकाल देखा जाए, टाइम पीरियड देखा जाए, तो ये 1320 से लेकर के 25 तक यानी 5 साल ये शासन किए। इनका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन शुरू हुआ 1325 से लेकर के और 51 तक, यानी इन्हें अगर माइनस किया जाए, घटाया जाए तो कितना आ जाएगा, 26 साल इन्होंने शासन किया। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के और 88 तक शासन किया। और बाकी तुगलक राजवंश में छुटभइये थे, छोटे छोटे राजा थे जो शासन कर रहे थे, जिनका कोई कीमत ही नहीं था। तो 1351 से लेकर के 88 तक यानी कि 37 ईयर्स तक फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुस्तान पर शासन किया है। तो आइए इन सब के बारे में ज़रा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो नाम था वो नाम था गाजी मलिक। रियल नेम इसका क्या था? रियल नेम वॉज गाजी मलिक। अब गाजी जो वर्ड है वो वही धारण करता है जो स्लेयर ऑफ काफिर होते हैं। काफिरों का वध करने वाला गाजी कहलाता है। तो ये गाजी मलिक थे। और गाजी मलिक ने खुसरो शाह, यानी जब खिलजी डायनेस्टी में खुसरो शाह उसका जो खास
सिपह सालार कह लीजिए, उसका वज़ीर कह लीजिए, खुसरो शाह की हत्या करता है और हत्या करने के बाद खुद गद्दी संभाल लेता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह एक बहुत ही बेहतरीन सूबेदार जाना जाता था। यानी कि गाजी मलिक डिफीटेड खुसरो शाह इन 1320 एंड कैप्चर द दिल्ली सल्तनत, और इसका कॉरोनेशन होता है, इसका राज्याभिषेक होता है, और आफ्टर कॉरोनेशन गयासुद्दीन तुगलक बिकेम नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पे तुगलक शब्द जो है वो जाति से संबंधित है, नॉट अ नेम, और ये इन लोगों की एक विशेष उपाधि हुआ करती थी, एक जाति थी। तो यहाँ पर गाजी मलिक खुसरो शाह को डिफीट करता है, खुसरो शाह को डिफीट करता है और इस्टेब्लिश करता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कर लेता है, और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद जो है यह बन जाता है फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी गयासुद्दीन तुगलक विद द टाइटल कह लीजिए, विद द नेम कह लीजिए, विद द नेम ऑफ गयासुद्दीन he coronated on the Delhi Sultanate, और he became the real founder of तुगलक डायनेस्टी। अब यहाँ पर उनका जो दूसरा कदम होता है वो दूसरा कदम होता है कि भाई राजा बन गए हैं, और राजा बन गए हैं तो भाई इनको कोई उपाधि मिले, और उपाधि इसने अपना गाजी ही रखा। तो इस तरह से इतिहास में एक और एविडेंस मिलता है कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अडॉप्ट अ न्यू टाइटल गाजी आफ्टर कॉरोनेशन। तो यहाँ पर सल्तनत इरा में एक बात और चलती है कि यह एक ऐसा राजा है जो गाजी की उपाधि धारण करता है, एडॉप्ट न्यू टाइटल गाजी आफ्टर कॉरोनेशन। राजा बनने के बाद इसके सामने जो पहली चुनौती आती है, पहला टास्क आता है, वो टास्क आता है राजस्व का, रेवेन्यू का, कि अच्छा सा अच्छा रेवेन्यू राज्य को मिले। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सारी की सारी ज़मीनें किसकी थी? राजा की थी। अब राजा की ज़मीन है तो राजा सारा का सारा ज़मीन का टैक्स वसूलेगा। अब टैक्स अच्छी तरीके से तब मिलेगा जब खेतों में अनाज आएंगे। खेतों में अनाज कैसे आएंगे? सिंचाई से। तो सिंचाई व्यवस्था सुलझाना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया। तो इसने सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, या ये कह सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। तो यहाँ पर ये फाउंडर भी बना, फाउंडर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। ठीक है। अब उसके बाद केवल और केवल इरिगेशन सिस्टम को सही करना ही इसका लक्ष्य नहीं था, ये इरिगेशन सिस्टम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उसका एक तरीका है, या तो नदियों को मोड़ करके वहां तक लाया जाए, या तो नलकूप बनवाया जाए, या तो कुआं खुनवाया जाए। तो इसने तमाम तरह के नहरों का निर्माण करवाया, नदियों को मोड़ा और नहर के माध्यम से हर खेतों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। तो बिल्ट
मेनी कैनाल्स, ठीक है। कैनाल्स यानी नहर को बनवाया, और डिगिंग वेल फॉर इरिगेशन, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य था। तो अब यहाँ पर ही वॉज द फाउंडर ऑफ कैनाल सिस्टम भी यहाँ कह सकते हैं इसको, भाई इरिगेशन सिस्टम को तो ये बेहतर बना ही रहा है, और कैनाल का कॉन्सेप्ट लाने वाला ये पहला सुल्तान था। तो कैनाल का कॉन्सेप्ट लाने वाला जब पहला सुल्तान था, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी बन जाती हैं। लेकिन कहा जाता है ना, तकदीर में जितना साल लिखा है कि आप उतने साल तक रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो इस बेचारे के साथ होना तय हो गया था। इसके जो रिलेशन थे उस समय के सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया से बिल्कुल ख़राब हो गए थे। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बैड रिलेशन विथ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। और इन्होंने क्या किया कि निज़ामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह ने बहुत सारा धन दिया था खर्च करने के लिए। जब ये राजा बने तो निज़ामुद्दीन औलिया को कहा कि भैया देखो, बेकार का धन खर्च वर्च मत करो, ये सारा धन वापस खजाने में जमा करवा दो, क्योंकि ये राजा का धन है और हम इसे तुम्हें खर्च करने नहीं देंगे। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि भाई हम तो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, सबको दान दे दिया है, अब हमारे पास धन तो है नहीं। तो कहा ठीक है, मैं जब दिल्ली वापस आ रहा हूँ, क्योंकि ये चला गया था बंगाल अभियान पर, बंगाल इन्वेजन ये करने गया था और वहाँ से वो वापस लौट रहा था। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली तो आइए बंगाल से, फिर उसके बाद मुलाकात करके देखते हैं कि हम दिल्ली छोड़ करके जाते हैं या आप दिल्ली छोड़ करके जाते हैं। यहाँ पर एक और कहानी पैरेलल में चलती है। गयासुद्दीन तुगलक का लड़का जो है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका शिष्य है किसका? निज़ामुद्दीन औलिया का। तो इस वजह से भी गयासुद्दीन तुगलक नहीं चाहता है कि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहें, हो सकता है लड़के को संत बना दें या बिगाड़ दें। तो वो उसको डर सता रहा था, उससे अलग भी करना चाह रहा था। तो इसलिए उसने संत को कहा कि भाई जब हम दिल्ली आते हैं, पहुंचते हैं, इसके पहले ही तुम दिल्ली छोड़ करके चले जाना। तो वहीं पर निज़ामुद्दीन औलिया उससे कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दूरस्त। खैर ये लौट रहे हैं और लौटने पर ये एक शहर का निर्माण करवाते हैं और उस शहर का नाम है तुगलकाबाद। He built a new city. The name of city was तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद का ये शहर बन जाता है और तुगलकाबाद में ये अपना कैपिटल भी इसको घोषित करते हैं, मेड कैपिटल। तो आप ये समझ सकते हैं कि तुगलक वंश का कैपिटल कहाँ था? तुगलकाबाद में था। और इसे डिक्लेयर कर देते हैं कि तुगलकाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। ये जब बंगाल से अभियान करके वापस लौट रहे थे तो इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तुगलकाबाद से अफ़गानपुर वाले जगह पर, अफ़गानपुर गांव था, वहाँ पर हम आपके लिए एक लकड़ी का महल बनवाए हैं, आप यहीं पर आकर के विश्राम करिएगा और फिर 3 किलोमीटर तुगलकाबाद है, वहाँ जा कर के आप राजधानी में विश्राम करिएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम मेरे पुत्र हो, कोई गलत काम तो ऐसा कर नहीं सकते हो, आराम करने के लिए कर रहे हो। तो ये अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाता है और लकड़ी के महल में अपने पिता का भव्य स्वागत करता है। अचानक हाथियों की जब परेड हो रही थी तो वो महल भरभरा करके गिर उठता है और ये 5-6 लोग उस महल के नीचे दब करके मर जाते हैं, जिनमें एक गयासुद्दीन तुगलक भी होता है। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की अचानक मौत हो जाती है और अचानक मौत के बाद
नया राजा बनता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा लगता है जैसे निज़ामुद्दीन औलिया को पता था कि भाई आओगे तो तुम्हारी दुर्घटना होगी, दुर्घटना में तुम मारे जाओगे और फिर हम कहाँ दिल्ली छोड़ने वाले। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि गयासुद्दीन तुगलक इतना वीर था, बलशाली था कि हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए वह 29 बार मंगोलों से लड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक fought 29 times with मंगोल। तो जो मंगोल थे उनका इन्वेजन जब इंडिया पे हो रहा था तो उस इन्वेजन को डिफीट करने वाला और 29 टाइम्स फाइट करने वाला जो कह सकते हैं व्यक्ति था, राजा था, सुल्तान था, वह गयासुद्दीन तुगलक था। तो यहाँ पर he died in an accident when wooden pavilion suddenly collapsed, अचानक से कोलैप्स कर गया। और वो कोलैप्स कहाँ किया? ऑन हिम। और अब समझ लीजिए कि जब उसके ऊपर गिरेगा तो लकड़ी के पूरे महल के नीचे ये दब करके मर गए। तो कहने का मतलब है कि होनी कहाँ थी, कैसे थी और किस प्रकार थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी निज़ामुद्दीन औलिया ने एक शब्द में कह दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त। हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आप आइए और फिर देखा जाएगा। यहाँ पर दूसरे राजा की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका शासन अगर देखा जाए तो 1325 से लेकर के 1351 तक इसका शासन माना जाता है और इसने हिंदुस्तान पर शासन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ गाजी मलिक, ही वॉज ओनली सन ऑफ गाजी मलिक, और इसके बाद ही इसे एज्यूम किया गया कि भाई ये उसका सन है तो गद्दी इसी को मिलनी चाहिए। एंड आफ्टर दिस एक्सीडेंट ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। और अपने आप को गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने आप को कहा कि हम ही राजा हैं। यहाँ पर सुल्तान शब्द अब हट गया, अब किंग शब्द आ जाता है। तो कुछ हिस्ट्री के राइटर्स हैं जो पुराने राइटर्स हैं, जिसमें बर्नी है, बदायूनी है, ये लोग मोहम्मद बिन तुगलक को कोई अच्छा शासक नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि ही वॉज अ ड्रीमर, इनसेन एंड ड्रैकुला। अब यहाँ पर ड्रीमर यानी कि स्वप्नदृष्टा कहते हैं, स्वप्नदर्शी इसको कहते हैं जो दिन में ही स्वप्न देखता है। इनसेन पागल, सनकी, तमाम वर्ड इसके लिए यूज़ किए गए हैं। और ड्रैकुला यानी कि रक्त पीने वाला राक्षस भी इसे कहा गया है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इसके वर्क हैं जो इसको इस तरह की उपाधियां देने के लिए मजबूर करते हैं। यह अपने समय का सबसे समझदार और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कुछ ऐसी गलतियां थी जिस गलती की वजह से तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह भरभरा करके इसके शासनकाल में गिर गई थी। और इसके चचेजात भाई फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन कुछ सुधार हुआ और उसके बाद जब वो मर गया तो मरने के बाद पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत छितरा गई और ये अपनी शक्ति बटोर पाती। तब तक मुग़लों का आक्रमण हुआ और पूरे के पूरे मुग़ल जो थे हिंदुस्तान को अपना नया वतन स्वीकार कर लिए। और ये नया वतन स्वीकार करने के बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो मुग़लों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकता। फिलहाल मुग़लों की भी कहानी को हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ही वॉज सन ऑफ गाजी मलिक, ठीक है, इनथ्रोन या एसेंडेड the throne of Delhi after
एक्सीडेंट ऑफ हिज फादर। ठीक है, अब एक्सीडेंट में उसका पिता मर जाता है तो यही अकेला राजा बचा हुआ है जो गद्दी पर बैठता है। इसमें हम नाम लेते हैं बरनी का और बदायूनी का। ठीक है, ये लोग अपने बुक में, जो हिस्टोरिकल बुक है उस बुक में जो है मोहम्मद बिन को क्या लिखते हैं, ड्रीमर लिखते हैं। ड्रीमर, इनसेन और इनसेन के बाद ड्रीमर हो गया, इनसेन हो गया और ड्रैकुला। ड्रैकुला माने रक्त पीने वाला एक काल्पनिक जानवर या व्यक्ति कह लीजिए। अब जब ये राजा बन जाता है तो राजा बनने के बाद इसका पूरा ध्यान जो है नए नए योजनाओं पर चलता है और इसकी 4 प्रकार की योजनाएं थी और चारों प्रकार की योजनाएं फ्लॉप हो गई। और ये चारों प्रकार की योजना जब फ्लॉप हो गई तो ये कहीं का नहीं रहा, अंत में इसकी मौत हो गई जब यह धन को बटोरने के लिए जा रहा था रास्ते में युद्ध करने, और युद्ध करने के स्थान तक अभी पहुंच ही पाता कि इसको बुखार हुआ और ये मर गया। तो इसका बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम जौना खान और जूना खान। ठीक है, कहीं कहीं जौना खान लिखा है, कहीं कहीं जूना खान लिखा है, दोनों इसके नाम आते हैं। ठीक है, और ये इसके प्लानिंग्स क्या थी, प्लानिंग, ये 4 प्रकार की प्लानिंग अपने राज्य में बनाता है और चारों प्रकार की प्लानिंग इसकी फेल हो जाती है। फर्स्ट प्लानिंग इसकी थी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ये इसकी पहली प्लानिंग थी। दूसरी प्लानिंग थी टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी इशू करना। तीसरा इसका जो स्वप्न था जिसके लिए ये परेशान था, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, और चौथा जो कारण था वो था एक्सपेडिशन ऑन कराचिल एंड खुरासान। ठीक है, ये इसकी 4 योजनाएं थी। जब हर तरफ से हार जाता है तो कराजिल और खुरासान पर ये युद्ध करने के लिए बहुत सारी सेनाएं इकट्ठा करता है और उन सेनाओं को भेजता है, लेकिन उस सेना से कोई फ़ायदा होता नहीं है, सब मारे जाते हैं और ये बिल्कुल हार जाता है। तो 1 बाय 1 करके अगर देखें तो कैपिटल ट्रांसफ़र करता है 1326 AD में, ये अपना ट्रांसफ़र कर लेता है कैपिटल को, और कैपिटल जो है देवगिरी से दौलताबाद बनाता है। देवगिरी पुराना नाम था और दौलताबाद नया नाम। तो ट्रांसफ़र कहाँ कर लेता है, दिल्ली से दौलताबाद। इसको अलग से पढ़ लेते हैं, दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है, देवगिरी का ही नाम दूसरा क्या है, दौलताबाद। Another name of Daulatabad, he renamed Devgiri as Daulatabad, and all the residents of Delhi expelled to reach at any conditions in Devgiri। अब एक्सपेल करना तो भाई ठीक है, करो, लेकिन बड़ी दयनीय तरीके से निकाला गया था दिल्ली से लोगों को और कहा गया था कि भाई तुम देवगिरी किसी भी हालत में पहुंचना है, देवगिरी में ही तुम्हारा नया राजा बैठेगा। लेकिन ये भी योजना फेल हो जाती है और बहुत सारी जनसंख्या रास्ते में ही मर जाती है।
बहुत कुछ ही पहुंच पाते हैं, जो दोबारा वापस लौट करके नहीं आते हैं, और जो लौटने की कोशिश करते हैं वो फिर मारे जाते हैं। तो इस तरह से ये स्कीम जो है इसके प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी दोनों को ख़त्म कर देता है। दिल्ली से देवगिरी राजधानी का ट्रांसफ़र करना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी को ले बीतता है। दौलताबाद अगर देखा जाए तो 1500 किलोमीटर है दिल्ली से। 1500 किलोमीटर जाना और आना आसान काम नहीं है। ये भी जब राजधानी बना लिया तो राजधानी बनाने के बाद ये भी चैन से नहीं रह पाया। आधे साल दिल्ली रहता था तो और दूसरे 6 महीने में वो दौलताबाद रहता था। दौड़ते दौड़ते उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। 1500 किलोमीटर आना और फिर 1500 किलोमीटर जाना मतलब मामूली बात नहीं था। इसने जो दूसरी योजना चलाई थी टोकन करेंसी का, तो टोकन करेंसी का इसने जो नकल किया था वो किया था चाइना से। चाइना के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था कुबलई खान। कुबलई खान, ठीक है। तो कुबलई खान जो थे वो अपने क्षेत्र में कुछ टोकन करेंसी चला रखे थे, और उस टोकन करेंसी को देख करके इनके भी दिमाग में आया क्यों ना हम भी अपने देश में टोकन करेंसी चलाएं, ताकि जो रियल करेंसी होगा वो देना ना पड़े। और रियल करेंसी या तो चांदी का होता था और या तो सोने का होता था। तो ऑन द सिस्टम ऑफ कुबलई खान जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने भी लॉन्च कर दिया टोकन करेंसी। और लॉन्च कर दिया टोकन करेंसी तो इनका जो टोकन करेंसी था, इनका जो टोकन करेंसी था, ये टोकन करेंसी किसका था? ब्रॉन्ज का। और कहा जाता था कि इसका जो बदला होगा टोकन करेंसी ब्रॉन्ज की होगी, और ये इक्विवेलेंट किसकी होगी? इक्विवेलेंट किसकी होगी? ये इक्विवेलेंट होगी सिल्वर कॉइन के। किसके इक्विवेलेंट होगी? सिल्वर कॉइन के इक्विवेलेंट होगी। और सिल्वर कॉइन जो होगा वो कहलाएगा टंका। यानी कि आपको अगर एक ब्रॉन्ज का सिक्का दिया जाए तो वह एक सिल्वर टंका के बराबर होगा। अब ये प्लान जो था ये था तो बड़ा शानदार, लेकिन ये इसे इतना नहीं पता था कि इसका भी फेक करेंसी बन सकता था। तो जो उस समय के हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहूकार थे उन्होंने सारे के सारे टोकन करेंसीज को ले लिया और अपने यहाँ फेक टोकन करेंसी मार्केट में जारी कर दिया और असली वाले का कन्वर्जन कर लिया सिल्वर कॉइन के रूप में, जिससे वो रातों रात धनी हो गए और राजा का जो पूरा का पूरा तंत्र था वो भरभरा के गिर गया। क्योंकि जैसे ही टोकन करेंसी अपने मूल रूप को लेने के लिए खजाने में जमा कराया जाता था तो पता चलता था कि ये टोकन करेंसी नकली है, असली वाली कहाँ है। तो असली वाली का कुछ पता ही नहीं चला। तो जब असली वाली का पता ही नहीं चला तो ये जो नकली टोकन करेंसी था वो जो महल के बाहर फेंक दिया जाता था। और पता चला कि एक समय ऐसा आया था कि महल के बाहर नकली टोकन करेंसी का पूरा अंबार लग गया था और राजा ने जो है सिल्वर कॉइन देने से मना कर दिया। यह स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक हो गई। अंत में कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये है कि राजा को अपने जितने भी महल में चांदी के जितने भी बर्तन थे, जेवर थे, उसको गला करके जो है सारे मूल्य देना पड़ा था, क्योंकि जनता विद्रोह कर बैठी थी। जनता विद्रोह कर बैठी थी जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। ठीक है, तो ये प्लान उसका फेल हो गया क्योंकि उस समय फोर्जिंग होने लगा था और फोर्जिंग ऑफ कॉइन के वजह से ये योजना फेल हो गई। इसके बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम टोकन करेंसी को अपने राज्य में बंद कर देंगे और टोकन करेंसी नहीं चलाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है लैंड रेवेन्यू इंक्रीज करना। ये टोकन करेंसी वाली बात जो है वो कब हुई थी? ये 1330 AD में हुआ था। ठीक है, 1330 AD में। और 1330 AD में ही जो टोकन करेंसी होगा, टोकन करेंसी के बाद जो है लैंड, अब पैसा कहाँ से आएगा भाई? टोकन करेंसी के रूप में तो बहुत सारा नुकसान हुआ। तो नुकसान को बराबर करने के लिए इसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू।
और अप टू कितना कर दिया, अप टू 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का 50% आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। और ये घटना हुआ था 1333 से 34 AD में। अब इस समय जो है टोकन करेंसी का सारा हिसाब किताब लेना था। लेकिन देखिए होता क्या है कि भाई आप लैंड रेवेन्यू तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू देने वाला भी तो होना चाहिए, उसके पास भी तो वैसी कमाई होनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ, जनता विद्रोह कर दी और जनता को दबाने के चक्कर में जनता का घर जलाना पड़ा, जनता को मारा गया, हत्याएं चारों तरफ हुई, जिसकी वजह से डिफेम हो गई। ये इनका जो भी इज्जत थी वो सारी इज्जत भी ख़त्म हो गई। तो इन्होंने अपना चौथा राज खोला। वो चौथी क्या थी कि भाई हम सेनाओं को इकट्ठा करेंगे, सेनाओं को खर्चा देंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे हम पैसा लेंगे और पैसा लेने के बाद सेना को तैयार करके जो सबसे धनी क्षेत्र हैं उस पर अटैक करेंगे, वहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट करके लाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेडिशन शुरू हुआ। ठीक है, और ये एक्सपेडिशन 2 जगह करवाया, एक तो था कराचिल, ठीक है, और दूसरा खुरासान। और ये घटना कब की है, ये घटना है 1333 AD की। इसमें इन्होंने एक्सपेडिशन करवाया था और वो भी खतरनाक वाला था। इन्होंने जो है काफ़ी लंबा सेनाओं की भर्ती की थी। 3,70,000 सोल्जर्स जो है वो अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, 3,70,000 सैन्य को आधा आधा बांटा गया और भेज दिया गया। तो समझिए कि ये दीवाने आरिज के अंतर्गत इतनी बड़ी भर्ती अपने आप में मायने रखती है। 6 महीने इनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें भेजा गया। कराचिल में संधि हो गई और खुरासान में इनकी पूरी की पूरी सेना जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई खुरासान में संधि हो गया था और कराचिल वाली जो सेना थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई। ठीक है, तो कराचिल जो है वो आज का हिमाचल प्रदेश और खुरासान तो आप सबको पता ही है कहाँ है। तो इस तरह से इसके शासन में ये चारों योजनाएं फेल हो गई और चारों योजनाएं जब फेल हो गई तो ये अपने आप को कुछ संभाल नहीं पाया। पूरी तरह से इनका खजाना खाली हो चुका था, युद्ध नाम मात्र के हो गए थे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक सेशन यहाँ पर बहुत सारी तरक्की हुई हिंदुस्तान के अंतर्गत। ठीक है, 1333 की अगर हम बात करें तो 1333 में एक ट्रेवलर्स आया, उस ट्रेवलर्स का नाम था वो मोरक्को से आया हुआ था और उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। और इब्न बतूता भारत में आया और आने के बाद उसने तमाम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बातें लिखी और उसकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था रहला। ठीक है, तो रहला में उसने उस समय के सारी बातों को लिखा था। इब्न बतूता का जो है इनके साथ बड़ा अच्छा संबंध हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। इसने इसे अपॉइंट कर दिया, कहाँ, मेन काजी के रूप में, अपॉइंट एज काजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, मेन काजी इसको बना दिया दिल्ली का। ये कुछ समय तक उस पद पर काम किया और उसके बाद 1342 में रिटर्न हो गया। ठीक है, 1342 में ये रिटर्न हो गया और रिटर्न जब गया तो यह वापस चाइना गया और चाइना में यह एम्बेसडर बना करके भेजा गया था भारत का। तो इस तरह से इब्न बतूता का भी एक अच्छा खासा रोल हिंदुस्तान में है। इसमें दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो
1336 में ही दो बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तो राइज ऑफ विजयनगर, और दूसरा राइज ऑफ तो इसको यहाँ पे ना दिखाएं, अलग डेट में दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, पहले इसी को पूरा करते हैं। राइज ऑफ विजयनगर जो हुआ, इसके जो फाउंडर थे, उन फाउंडर के दो नाम थे, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और काफ़ी नाम कमाया। यहाँ पर एक दूसरी घटना हुई 1347 AD में, और 1347 AD में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू ने क्या किया, बहमनी डायनेस्टी का वो क्या था, फाउंडर। ठीक है, तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1347 में। ठीक है, और हसन गंगू का असली नाम क्या था, अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। तो यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी, या बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने किया था। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जब सुल्तान को पता चला कि भाई मेरे राज्य में पैसे की कमी हो गई है, तो अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए ताकि धन लूट करके फिर से अपना खजाना भरे। और उधर बाहर की सीमाओं में पता चल चुका था कि मोहम्मद बिन तुगलक की हालत जो है खस्ता है। अब वो ज़्यादा सैनिक किराए पर भी नहीं ले सकते हैं, ना उनके पास सैनिक है, क्योंकि वो अब बहुत ही गरीबी की स्थिति को देख रहे हैं। अचानक जो है विद्रोह हो जाता है थट्टा में। तो थट्टा के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है जाता है, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी तबीयत अचानक ख़राब होती है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है 1351 में। तो ये कहा जाता है कि 1351 में एक राजा की मौत हुई, और उस राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा दोनों से छुटकारा मिल गया, और नया शासक जो है वो अब आएगा फिरोज़ शाह तुगलक। तो फिरोज़ शाह तुगलक शासक है, खतरनाक भी है और जनता के लिए आसान भी है। तो जैसे ही फिरोज़ शाह तुगलक आएगा, वैसे जनता का क्या रुख होगा, जनता के लिए वो कौन कौन सी सब्सिडी लेके आने वाला है, जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेके आने वाला है, भारत में वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं देगा, इसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में अच्छा बना है या बुरा बना है इसके बारे में ज़रूर लिखा करें, भले ही एक लाइन लिखिए। इससे क्या होता है, रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, और साथ ही साथ आपका नाम हम तक पहुंचता है, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो इस बच्चे ने देखा है। तो जितने भी बच्चे देखें वो अपना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। थैंक यू।